कभी कभी ना कुछ नाम अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं और अपने साथ लाते हैं ढेर सारे सवाल, ढेर सारी पहेलियां। आज हम एक ऐसे ही नाम की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। नारायण सान्याल, एक ऐसे लेखक जिनकी कहानी आज भी उतनी ही दिलचस्प है जितनी उनके समय में थी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। साल था 2023। क्रिस्टोफर नोलन की एक फिल्म आई ओपेनहाइमर, और जानते हैं क्या हुआ? अचानक से नारायण सान्याल के 1974 के एक उपन्यास विश्वासघातक की बिक्री आसमान छूने लगी। अब आप सोचेंगे क्यों? अरे क्योंकि ये उपन्यास मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर ही तो लिखा गया था। बस फिर क्या था? पाठकों की एक पूरी नई पीढ़ी को नारायण सान्याल की दुनिया से प्यार हो गया। और यहीं से नारायण सान्याल की कहानी सबसे मजेदार हो जाती है। जरा सोचिए, एक इंसान जो पेशे से एक सिविल इंजीनियर है, मतलब पुल बनाना, बिल्डिंग्स डिजाइन करना, और वही इंसान 150 से ज्यादा किताबें भी लिख देता है। यही तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ एकदम ठोस टेक्निकल काम और दूसरी तरफ कल्पना की एक अंतहीन दुनिया। तो सवाल ये उठता है कि असली नारायण सान्याल थे कौन? एक इंजीनियर जो लिखता था, या फिर एक लेखक जो शौकिया तौर पर इंजीनियरिंग भी कर लेता था? चलिए इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। और ये विरोधाभास सिर्फ उनके काम तक नहीं था। एक तरफ तो थे आम पाठक जो उनकी किताबों के बिल्कुल दीवाने थे, मतलब किताब छपी नहीं कि हाथों हाथ बिक गई। लेकिन दूसरी तरफ थे बड़े बड़े साहित्यिक आलोचक जो उन्हें हमेशा शक की नजर से देखते थे। ये एक अजीब सी पहेली थी, है ना? जनता का इतना प्यार और क्रिटिक्स की इतनी बेरुखी। अच्छा, इस इंसान को समझने के लिए ना सबसे पहले उनकी सबसे मशहूर रचना को देखना होगा। ये हमारे केस का कह लीजिए पहला सुराग है, पीके बसु। प्रसन्ना कुमार बसु यानी पीके बसु, ये सान्याल का बनाया हुआ सबसे आइकॉनिक किरदार थे। और हाँ, ये कोई सड़क पर घूमने वाले जासूस नहीं थे। बसु का असली अखाड़ा था कोर्टरूम। वो बहस से, सवालों से और कानूनी दांवपेच से बड़े बड़े केस सुलझा देते थे। अब यहीं पर एक पेंच है। उनकी कांटा सीरीज की सबसे बड़ी आलोचना यही थी कि वो पश्चिमी जासूसी कहानियों से बहुत ज्यादा प्रेरित थी, खासकर अर्ल स्टैनली गार्डनर के पेरी मैसन से। और हाँ, ये बात सच भी थी, उन्होंने काफी प्रेरणा ली थी। लेकिन इस आलोचना पर नारायण सान्याल का जवाब सुनिए, क्या शानदार और बेबाक जवाब था। उन्होंने साफ साफ कहा, मकड़ी अपना जाला खुद बनाती है, पर मधुमक्खी तो फूलों से रस लेकर शहद बनाती है। जिन्हें सिर्फ मौलिकता ही चाहिए, वो मकड़ी के जाले चबाते रहें, मुझे मेरा शहद बनाने दो। मतलब उन्होंने अपनी प्रेरणा को कभी छिपाया ही नहीं। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि सान्याल सिर्फ जासूसी कहानियां लिखते थे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। चलिए अब उनकी दुनिया का असली विस्तार देखते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 150 से ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उनकी रेंज को, उनके लिखने के जुनून को दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पूरी एक लाइब्रेरी ही लिख डाली हो। और ये टाइमलाइन तो और भी कमाल की कहानी कहती है। देखिए जरा, 60 के दशक में वो एक जासूस की कहानी लिख रहे हैं, 70 के दशक में एटम बॉम्ब पर साइंस फिक्शन, और अपने करियर के आखिरी दिनों में अजंता की गुफाओं पर और यहाँ तक कि ओरिगामी, मतलब कागज मोड़ने की कला पर किताब लिख रहे थे। क्या रेंज थी! तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, उन्हें किसी एक दायरे में बांधा नहीं जा सकता था। साइंस फिक्शन, सामाजिक उपन्यास, बच्चों की कहानियां, आर्ट और आर्किटेक्चर, ट्रैवलॉग, और यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी, कुछ भी तो नहीं छोड़ा उन्होंने। सच में वो एक ऐसे लेखक थे जिनकी कोई सीमा ही नहीं थी। तो इन सब सबूतों को देखने के बाद उनकी विरासत पर क्या फैसला सुनाया जाए? चलिए दोनों पक्षों को तौलते हैं। ये टेबल ना पूरी कहानी को साफ कर देती है। एक तरफ क्रिटिक्स थे, वो उन्हें अक्सर प्रेरित या कम ओरिजिनल कहते थे। बड़े बड़े अवार्ड्स भी उन्हें काफी देर से मिले। और दूसरी तरफ थे उनके पाठक। दशकों तक उनकी किताबें बेस्टसेलर रहीं और बंगाल के हर घर में उनका नाम था। और ये सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं है, सुनिए, अभी हाल ही में कोलकाता बुक फेयर में लोग लाइन लगाकर उनकी किताबें खरीद रहे थे। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनकी लोकप्रियता समय के साथ बिल्कुल भी कम नहीं हुई। और ऐसा भी नहीं है कि बाकी लेखक उनकी आलोचना ही करते थे। मशहूर लेखक बनभूल जैसे लोगों ने उनके काम की अहमियत को समझा। उन्होंने सान्याल से कहा था कि कोई कुछ भी कहे, बंगाली साहित्य में आपका योगदान कभी कम नहीं होगा। और अंत में
ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी लेखक की असली विरासत क्या होती है? क्या वो तारीफ और अवार्ड से बनती है, या फिर उस गहरे, कभी न टूटने वाले रिश्ते से जो एक लेखक पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पाठकों के साथ बनाता है? नारायण सान्याल के मामले में इसका फैसला शायद पाठकों के हाथों में ही है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।